उसके बाद फिर हम आज जो हमने चीज़ें कवर करनी है फिर उनकी तरफ चलेंगे। आज के एजेंडे को भी डिफाइन करेंगे कि आज हमने काम क्या करना है। ओके, जो अभी तक पीछे काम किया उसमें कोई चीज़ जो तंग कर रही हो या समझ ना आई हो पूछ सकते हैं। यस सर, एरे के जो मेथड्स थे, फिल्टर, फॉर ईच, सर में मतलब लॉजिक सही से मतलब वो नहीं बन रहा उस तरह से। मतलब जैसे आप क्वेश्चन दे रहे हैं, कभी कभी उसमें फंस जा रहे हैं। हाँ, बेसिकली प्रॉब्लम को समझना होगा, प्रॉब्लम क्या कह रही है, हो क्या रहा है उसके अंदर। फिर एक चीज है कि सिलेक्शन करना कौन सा मेथड क्यों यूज करना है, वो तब होगा जब हमें पता होगा कि सोल्यूशन में करना क्या है और कौन सा मेथड क्या रिटर्न करता है। जब ये दोनों एंड पॉइंट्स क्लियर होंगे ना हमारे, और वो बाय प्रैक्टिस ही है, आहिस्ता आहिस्ता। देखो, फिल्टर जो मेथड है ना, वो हम उस टाइम पे यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। हमने एक अरे को अपडेट करना है, ऐसा समझो। हम चाह रहे हैं कि हमें एक अपडेटेड अरे मिले और उसके अंदर क्या हो, सिर्फ वही चीजें हो जो हमने कंडीशन लगाई है। मिसाल देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक कैलेंडर है, एक थर्ड पार्टी पैकेज होता है फुल कैलेंडर करके, जिसमें आपका पूरा का पूरा, जिसमें डेट शो होती है, मंथ्स और ये सारी चीजें। अब एक डेट पे से गूगल का कैलेंडर देखते हैं, उस पर एक इवेंट दिखता है कि इस तारीख को ये इवेंट है, आपकी ये मीटिंग है, ये ऐसे है। अब मैं एक फिल्टर बनाना चाह रहा हूँ, ऐसे बनाना चाह रहा हूँ कि मैं एक ड्रॉप डाउन दूं जिसमें स्टार्ट डेट हो और एक एंड डेट हो। तो यूजर से मैंने स्टार्ट और एंड डेट लेनी है। बिहाइंड द सीन पीछे से मेरे पास एक अरे आएगी जिसके अंदर स्टार्ट और एंड डेट होगी। वो हो सकता है उसका टाइम जोन क्या हो, ये चीज नहीं पता। अब ये भी एक अलग सी चीज है कि वो जीरो हमारे पास जो होता है ना, उसके अंदर है, या फिर पाकिस्तान जैसे कि +5 चलता है उसके अंदर है। तो ये कुछ चीजें इस तरह निकल आई। अब उनकी बेसिस पे मैंने एक अरे को फिल्टर करना है कि भाई उसकी बेसिस पे मुझे जो डेट रेंज सेलेक्ट की है उसके अंदर चीजें मैच करके सिर्फ वही निकल के आए, बाकी निकल के ना आए। तो उसके लिए फिर करेंगे हम, फिल्टर का मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसी तरह अगर मैं आगे बात करूं, अब मैप है। हालांकि यही चीज फिल्टर होने वाला काम मैप पे भी हो सकता है, बट मैप में जो कंडीशन मैच नहीं होगी उन्हें वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, और अच्छी चीज नहीं है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि मैं फिल्टर की तरफ जाऊं। फिल्टर क्योंकि अनडिफाइंड नहीं देगा, जो ऑब्जेक्ट मैच नहीं करेगा उसको निकाल देगा उसमें से, अरे में से जो अपडेट करे दे रहा होगा उसमें से अनडिफाइंड ही कंसीडर करेगा, लेकिन मैप के करेगा अनडिफाइंड कंसीडर कर लेगा। तो अभी हम काफी आगे जाके इसके यूज केसेस में नहीं गए हैं, हमने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया इतना अभी। तो इस तरह से हमें चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही हैं वो, क्योंकि एक ऑब्वियस ही चीज है, अभी स्टार्ट में इतना प्रैक्टिस नहीं किया चीजों को, तो होता है स्टार्ट में, इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी विद प्रैक्टिस और आपको आइडिया होना चाहिए कौन सी चीज क्या काम कर रही है और तो क्या आहिस्ता आहिस्ता आएगा। मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और जैसे मेरी स्क्रीन आप सबके लिए विजिबल हो तो बता दीजिएगा। तो यहाँ पे आज हमारी ये, हाँ, क्लास 10 बनेगी। मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, एक नया फोल्डर, और डायरेक्टरी हमारी यहाँ बनेगी, ये बन जाएगा 10। और इस 10th फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ VS कोड में, कोड डॉट। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक ओपन है, जिसे हम कुछ इस तरह करते हैं और इस वाले को क्लोज करते हैं। यहाँ पे जेएस की फाइल है, और जेएस में जो बहुत कुछ जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया वो सारा लिखा हुआ है, जिसमें एक मॉडल वगैरह बना के देखा था हमने। तो इसे यहाँ पे क्लोज करते हैं, और यहाँ पे ये साइड बाय साइड ओपन, और गो लाइव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये सेटअप कंप्लीट होगा। ओके जी, इसका हेडिंग अपडेट कर देते हैं, जो कि
यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं काम कर रहे भी हम, ये सब यहाँ से हटा दो और जस्ट एक यहाँ पे हम लेते हैं H1 और इसमें लिख देंगे जावा स्क्रिप्ट और फॉरवर्ड कर, ये JS पे आए और यहाँ पे क्लोज। अच्छा जी, आज का हमारा जो एजेंडा है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एरर हैंडलिंग किस तरह होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। एरर हैंडलिंग की तरफ जाएंगे। इसी के साथ फिर हमारा जो नेक्स्ट चीज है, हमने दो तरह के फंक्शन को एक्सप्लोर करना। एक होता है IIFE, ठीक है, और एक होता है हमारे पास जनरेटर फंक्शंस। खैर जनरेटर फंक्शन को हम यूज तो मैंने खैर कभी नहीं किया, आज तक कभी नहीं किया, जस्ट पढ़ा ही है, एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो। लेकिन अभी तक कहीं जरूरत नहीं पड़ी मुझे, ऐसा कोई यूज केस दिखा ही नहीं जहाँ पे मैं ऐसे इस्तेमाल करूँ। तो एक यूज होता नहीं है, बट ये कह लो कि एक चीज एग्जिस्ट करती है, पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए। लास्ट में चलेंगे हम API कॉलिंग की तरफ, उसमें ये चीजें अप्लाई होंगी जो ऊपर हम देख के आए हैं। API कॉलिंग की तरफ हम जाएंगे फिर, डन है। तो ये हमारा एजेंडा है जिसमें हम इन तीन चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले जो हम आज देखने वाले हैं वो है एरर हैंडलिंग। अब एरर हैंडलिंग है क्या चीज, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमें ये क्यों जानना जरूरी है, इस चीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपीरियंस है ना, जो रिस्पॉन्स है उसको हैंडल कर रहे होते हो रन टाइम पे। अगर एक चीज गलत है या एग्जीक्यूशन उसकी कंप्लीट नहीं हो रही है या उसमें कोई सिंटैक्स एरर आ रहा है, तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, एरर हैंडलिंग कर सकते हो। जैसा कि API कॉल गई है, जो कि लास्ट में देखेंगे, आपने कोई यूजर है उस पर यूजर गेट किया है डाटा या पोस्ट किया है, या जैसे कि आप साइन अप कर रहे हो फेसबुक पे, अगर कोई एरर आता है तो आपने दिखाना ना यूजर को क्या एरर आया है। तो बेसिकली इसके लिए हमें एरर हैंडलिंग के बारे में जानना जरूरी है। एरर हैंडलिंग के लिए हम मल्टीपल चीज़ों को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें एक चीज जो हमारे पास आती है ये है ट्राई का केच कैच, और एक होता है हमारे पास फाइनली, ये भी चीज यहाँ पे यूज करती है। तो ट्राई कैच के मेथड्स हम यूज करते हैं एरर हैंडलिंग के लिए। एक और है, अगर हमने कस्टम एरर थ्रो करना हो अपना बनाया हो, एक होता है जावास्क्रिप्ट हमें एरर थ्रो करता है जो कि हम कंसोल में देख रहे होते हैं। एक और है कि अगर हमने एरर अपना कोई कस्टम थ्रो करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसको भी हम हैंडल करते हैं कि भाई कस्टम एरर कैसे थ्रो होगा, हम किस तरह थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज है। इसी तरह वैसे तो एरर, इसकी एरर हैंडलिंग में ना असिंक अवेट भी यूज होता है। असिंक अवेट जैसा कि हमने पढ़ा था, सिंक्रोनस बिहेवियर को एसिंक्रोनस में कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, वैसे ही असिंक अवेट को भी यूज कर सकते हैं। बट असिंक अवेट क्या है, बेसिकली उसके बिहेवियर को हैंडल करता है, कहाँ पे हमने रोकना है एग्जीक्यूशन को, कब तक रोकना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मेन चीजें हैं जो कि एरर हैंडलिंग में आज हम देखेंगे। सबसे पहले ट्राई कैच क्या चीज है, ये हमारे पास एक ES6 के अंदर एक वे मिलता है कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करते हैं एक ट्राई का, और एक हमारे पास क्या होता है, इसका सिंटैक्स आप यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो। आपने ट्राई लिखा और कैच में यहाँ दिखा रहा है ट्राई कैच स्टेटमेंट, ये आपको निकाल के दे देगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो, एक ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे डिफाइन होगा ऑब्जेक्ट में, और एक यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड होगा। बेसिकली ये ट्राई का ब्लॉक कब रन होगा और ये कैच का ब्लॉक कब रन होगा, ये दोनों चीजें यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले लेट्स सपोज हमने कोई फंक्शन कॉल किया, फंक्शन को रन किया। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, कॉन्स्ट एरर हैंडलर, मैंने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे। और ये क्या है, एक एरो फंक्शन है, यहाँ पे एक एरो फंक्शन लेते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर कोई भी चीज हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ये एरर हैंडलिंग का फंक्शन है। जैसे कि आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हो वैसे ही फंक्शन है। अब इस फंक्शन में मैंने एरर हैंडलिंग करनी है ट्राई कैच के साथ, तो मैंने यहाँ पे पहले क्या करना होगा, ट्राई कैच का ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मुझे बताना होगा
कि भाई सबसे पहले ट्राई का केस चलेगा, इसमें कोई स्टेटमेंट है, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे लिखा लेट नेम जो है वो इक्वल है एरर के, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लॉग करवा रहे हो किसको, नेम को। इन सिंपल आपने ट्राई केस में उसको लॉग करवा लिया। चाहो तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, आप इसको यहाँ भी लेके आ सकते हो ट्राई के केस में, और कोई मसला नहीं है। और एक आपने कंसोल यहाँ पे ले लिया एक और एरर का कैच का बेसिकली जो केस है ये तब यूज होगा जब हमारे पास ये ट्राई का कोड क्या है, फेल हो जाएगा। अगर ट्राई का केस रन नहीं होता तो फिर हमारे पास कैच का रन होगा, जैसे कि आपने इफ एल्स में देखा था, एल्स का कब चलता है, जब इफ के सारे केसेस फेल हो जाते हैं, तो हम उसमें कोई कंडीशन नहीं भी देते तब भी हमारे पास इफ का केस जो एल्स का केस है वो चल जाएगा जब ऊपर के सारे केस फेल हो गए। वैसे अगर ट्राई में जो हम काम कर रहे हैं उस ब्लॉक ऑफ कोड में अगर कोई मसला आ रहा है या कोई एरर आ गया, सिंटैक्स है, लॉजिकल एरर है, कोई चीज डिफाइंड नहीं है, मतलब कोई भी किसी भी किस्म का एरर है, तो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ पे आ जाएगी, स्केच के ब्लॉक में आ जाएगी। और बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर हमें देता है ये एरर का, और हम एरर के करवा रहे हैं यहाँ पे कंसोल करवा रहे हैं। तो अभी हम इसकी एग्जीक्यूशन को देखते हैं। मैं यहाँ पे डेवलपमेंट टूल में आता हूँ, डेवलपमेंट टूल में आके इसे करता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई अभी कंसोल में चलते हैं, तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। तो कॉल कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसे कॉल कर देता हूँ। जैसे ही मैं कॉल करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो मैसेज है ना एरर का, एरर इन जेएस, वो क्या हो गया, प्रिंट हो गया। लेकिन ये कैच का ब्लॉक अभी रन नहीं हुआ है। बेसिकली क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्राई का केस था वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर इसमें कुछ ऐसा हो जो कि अनएक्सपेक्टेड हो तो क्या होगा, फिर हमारा कैच का ब्लॉक चल देगा। होपफुली अगर मैं इस तरह काम करता हूँ तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लें, अभी हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। यहाँ पे नेम जो है, जैसे कि हमने लास्ट में भी एक डिफाइंड चीज है इसकी, इसलिए एरर थ्रो नहीं कर रहा है। मुझे चेंज करना होगा इसे। मैं कहता हूँ कि नेम जेएस, ये जावास्क्रिप्ट में कोई रिजर्व सी चीज है नेम की, कोई ना ऑलरेडी डिफाइंड चीज ऐसा कह लो। तो इस वजह से उसने एरर थ्रो नहीं किया था, क्योंकि ये वेरिएबल का नेम इस तरह कभी नहीं रखना आपने, फिर उसको चेंज करना है। याद रखिएगा ये एक इसमें लूप होल की तरह काम कर रहा है नेम का जो हमारे पास वर्ड है। तो अभी क्या कर रहा है, लाइन नंबर 10 से मुझे ये कंसोल दे रहा है, कह रहा है कि भाई नेम जेएस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें यही तो एरर थ्रो करता है जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली अब ये क्या हो गया, हमारा कैच का ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो गया, रन हो गया, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे चीज नेम यूज में करवा रहा हूँ कंसोल, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करती। बेसिकली रेफरेंस एरर था तो उसने एज इट यहाँ पे मुझे वो एरर शो कर दी। इन सिंपली क्या है कि हमारे पास कैच का ब्लॉक तब चलता है जब हमारे पास क्या होती है उसकी ट्राई का केस में कुछ ना कुछ एरर आ जाए। अच्छा, इसमें एक और बात की थी मैंने ऊपर, फाइनली की। अब फाइनली का केस क्या होगा, यहाँ पे ये फाइनली है, इसको हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ये हमेशा ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना ये चलेगा ही चलेगा, इसकी एग्जीक्यूशन होनी ही होनी है। किस केस में, जब ये सक्सेसफुल हो गया तब भी ये रन होगा ऐसे कह लें, जब एरर आ गया मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड चला तब भी फाइनली, मतलब जब ये टॉप पे दो चीजें हैं ट्राई और कैच में, दोनों का जब काम खत्म हो गया तो फिर हमारा एंड पे जो चीज होगी ना वो क्या करवाएंगे, हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो फाइनली का केस जो है वो रेयर केसेस में यूज करते हैं, बट ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है। और इसकी जो एग्जीक्यूशन है, सॉरी, वो डिपेंड करती है इस चीज पे कि भाई क्या जो इससे पहले ट्राई और कैच का ब्लॉक थे क्या वो एग्जीक्यूट हो गए। जैसे उनकी एग्जीक्यूशन खत्म हुई तो इसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी कह रहा हूँ कंसोल लॉग में स्ट्रिंग देते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अभी चाहे फेल हुआ तब भी जाके कंप्लीट हमारा रन हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट कर दूं, इसका नाम कर दूं मैं जेएस, जो कि डिफाइन चीज है, तो अभी भी हमारे पास क्या हो गया, वो नेम प्रिंट हुआ लेकिन फिर भी वो कंसोल आया। तो फाइनली का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये हर केस में क्या होता है, चलता ही चलता है। ठीक है, चाहे ट्राई का ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ, चाहे हमारे पास कैच का हुआ।
तो ट्राई और कैच एक ऐसी चीज है कि हम अगर यूजर से कोई एरर को कैच करना चाह रहे हैं ना, कोई ऐसा सिनेरियो देखना चाहते हैं कि भाई हमें उसके एरर को पकड़ना है, हमें दिखाना है यूजर को फ्रंट स्क्रीन पे, जैसा कि अब एक वे है, अगर मैं ये काम ना करूं, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट करके मैंने यहाँ पे एक लॉग लिखा और लॉग में मैंने कह दिया कि भाई क्या करना है, आपने एक चीज यहाँ पे करवानी है, नेम जे, तो यहाँ पे एक रेफरेंस एरर आया, बेसिकली ये एरर मुझे कैच करके यूजर को दिखाना है। कैसे दिखाऊंगा, मेरे पास कोई वे नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है। तो ये एरर पकड़ने के लिए मुझे क्या करेगा, फिर एरर हैंडलिंग की तरफ जाना पड़ता है, जैसा कि मैंने अभी बात की थी। तो फिर मैं आता हूँ अपने इस ट्राई एंड कैच वाले सिनेरियो में। तो यहाँ पे मैंने इस के अंदर, कैच के अंदर अपना एरर पकड़ लिया, ऐसे समझ लें, इसको मैंने दोबारा फेल करवाया केस को। ये वेरिएबल के अलावा कोई फंक्शन ऐसा जो डिफाइन नहीं है, या कोई ऐसा एपीआई कॉलिंग से कोई रिस्पॉन्ड आया रिजेक्टेड का, तो तब भी ये रन होगा कैच का, जिसे अब आगे जाके देखेंगे अभी दोबारा जब एपीआई कॉलिंग के सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे अभी एरर रन हो गया, अब मैं इस एरर को सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अलर्ट में भी दिखा सकता हूँ। अलर्ट फिलहाल हमारे पास एक कॉमन सी चीज है, और यहाँ पे मैं इस एरर को पास करवा दूं, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे ये एरर जो है कंसोल में भी आएगा, वहां भी आ रहा होगा। देखिए दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या कह रहा है, रेफरेंस एरर नेम जेएस इज नॉट डिफाइंड। जो उसने रेफरेंस एरर मुझे यहाँ पे थ्रो किया, वो मुझे एरर यहाँ पे भी दिखा रहा है ना। तो एरर हैंडलिंग के लिए क्या करते हैं हम, फिर ट्राई कैच के इस ब्लॉक को, कोड और सिंटैक्स को करते हैं, रन करते हैं। ट्राई का केस सबसे पहले रन होता है, अगर उसकी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो जाए तो फिर कैच का ब्लॉक नहीं चलता, ठीक है। अगर ट्राई का कैच फेल हो जाए तो फिर हमारे पास ये वाला जो सिनेरियो यहाँ पे रन हो जाएगा, जिसमें बेसिकली होता क्या है, किस वजह से फेल हुआ, उसकी कोई ना कोई रीजन होगी हमारे पास। ये यहाँ पे एक पैरामीटर है, तो यहाँ पे आप सिंगल आर लिख लो तब भी काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, लेकिन अभी यहाँ पे चीजें को अपडेट करना पड़ेगा हमें, जैसा कि वेरिएबल नाम जो पैरामीटर चेंज किया, तो अभी भी एज इट सेम काम कर रहा है, वही है। तो चाहे आप एरर लिख लो, चाहे पूरा एरर नेम लिख लो, इट्स अप टू यू। तो ट्राई कैच के साथ क्या करते हैं, अपने इस जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एरर हैंडलिंग को हैंडल करते हैं, ठीक है। होपफुली इसमें कोई सवाल नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से अभी। सुमित, आपका हैंड रेज है। मतलब फाइनली देना जरूरी है, क्योंकि मतलब जावा में हमने पढ़ा था कि हम वहाँ पे एक्सप्रेशन हैंडलिंग में हम सिर्फ ट्राई एंड कैच दे रहे थे, फाइनल फाइनल नहीं दे रहे थे। फाइनल देना जरूरी नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस या केस है जहां पे आपने दिखाना ही दिखाना यूजर को, एरर तो दिखा दिया, लेट्स सपोज एरर के साथ कोई एडिशनल चीज दिखाना चाह रहे हो, तो तब आप फाइनली यूज कर लो। बट फाइनली हम यूज बहुत रेयर करते हैं, बहुत रेयर। लेकिन एक चीज बताना तो पता तो होना चाहिए ना कि यार है क्या चीज। अगर मैंने एरर के बाद कोई और एक्सेप्शनल चीज दिखानी है यूजर को, मैंने कोई मैसेज दिखाना है, मैं फाइनल के केस में उसके रीडायरेक्ट करवा सकता हूँ ना। लेट्स सपोज कि मैंने कोई एपीआई कॉलिंग की है, मैं लॉगिन टाइम पे मैं साइन अप फेल हो गया, तो मैं किसी और पेज पे नेविगेट करवा दूं, तो मैं वो क्या कहाँ पे करूंगा, काम फाइनली के केस में कर लूंगा, या कोई और काम करना है मैंने। ऐसा केस कोई आपके माइंड में आ रहा हो, या कोई इतना प्रैक्टिकल कोई हमारे पास बिजनेस लॉजिक आ जाए वहां पे यूज करना पड़ जाए, तो वहां पे तो फाइनली के केस एक कह लो कि ऑप्शनल चीज है, ट्राई और कैच मेन है, और फाइनली वाला एक ऑप्शनल चीज है, सर अगर हम ठीक है। फाइनली नहीं दें और मतलब आगे जो हमारा कोड होगा, अगर हमारा एरर आ गया है, वो कैच कर लिया है उसने, तो वो आगे वाला कोड फाइनली नहीं देंगे तब भी रन हो जाएगा ना। आ, जैसा कि आप कहना ये चाह रहे हो, अगर मैं यहाँ पे आके कुछ लाइन लिखता हूँ, मैंने एक और यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया, एरर, ये एक फंक्शन बना दिया, आप कहना चाह रहे हो कि यह फंक्शन रन होगा इसके बाद यहाँ पे ये लाइन ये आ रही है जो, जी सर। देखो दो दो चीजें हैं। आपने देखा होगा इस ब्लॉक में मैंने एक कीवर्ड कहीं भी यूज नहीं किया है जिसे हम बोल सकते हैं, चलो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लॉग लेता हूँ, और लॉग लगाया मैंने, लॉग में कह दिया कमिंग, ठीक है। तो ये फंक्शन ऐसे कॉल करवाना पड़ेगा, जिसे हम एरर को कॉल करवा लेते हैं यहाँ पे। अभी आप इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे इस कलर को हटा दो, सिंपल कंसोल ही देखेंगे।
और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आपके पास कमिंगनेस चला। क्यों? ये पहले एग्जीक्यूट हुआ सारा, फिर यहाँ पे आके ये भी चला। अगर मैं एक काम कर दूं, चलो फाइनली को हटाते हैं तो हमें चीज समझ में आ गई ना, हर दफा रन होगा ही होगा। अगर एरर आया और मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, अब नहीं चलेगा ये वाला, ऐसे कह लो। अब देख रहे हो, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, बस एरर आ रहा है, एरर के बाद ये वाली जो चीज है रन नहीं हुई, क्योंकि वो यहीं से एग्जीक्यूट होके बाहर चला गया। अच्छा, आगे काम, अगर मैंने ट्राई का केस मेरा रन होगा तो फिर ये रन होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो रिटर्न है वो एरर के केस में लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ भी लगा दूं रिटर्न, तो फिर भी जहां से भी रिटर्न कर सकते, ठीक है। तो अगर मैंने रिटर्न का कीवर्ड दिया है तो क्या होगा, आगे उसके बाद जो लाइन ऑफ कोड है उस ऑब्जेक्ट में वो रन नहीं होंगे, वहीं से वो क्या कर देगा, एग्जिट कर जाएगा। अगर मैंने रिटर्न नहीं बताया और एक फंक्शन है तो उसके अंदर फिर वो टॉप टू बॉटम सारा रन होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कमिंग सून एक नेक्स्ट आगे एक फंक्शन उसके अंदर बना हुआ है, वहां पे चल रहा है, तो एग्जीक्यूट होता है। अगर मैंने रिटर्न नहीं लगाया, अगर रिटर्न लगा दिया, फिर वहीं से उस लाइन पे आएगा, जैसा कि एरर में आया, ये ट्राई तो फेल हो गया, तो एरर में आके उसने क्या किया, इस लाइन को प्रिंट करवाया और यहाँ से बाहर चला गया इस फंक्शन से, तो ये वाली लाइन ऑफ कोड रह गई है। ठीक, तो ये चीज है। और किसी का सवाल हो? चले, सही है, फिर आगे मूव करें। जी सर। हम्म, ओके। ऐसा है कि अभी यहाँ पे हमने ये तो बात कर ली, अब आते हैं हम कस्टम एरर कैसे थ्रो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो एरर थ्रो करवाया वो अभी क्या था, बाय डिफॉल्ट जो एरर आ रहा है वो था, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे कोई यूजर को खुद से मैसेज दिखाना है, मैं यही सब दोबारा यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, अब आ रहा हूँ कस्टम एरर के अंदर। इस केस में आते हैं, यहाँ पे आए, सेम वही सारा सिनेरियो है। एक हमारे पास यहाँ पे ट्राई कैच का ब्लॉक है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब ये कैच वाले सिनेरियो में आता है, मुझे वो उसका डिफॉल्ट एरर जो दिया वो नहीं दिखाना, मुझे अपना कोई एरर दिखाना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम एक कीवर्ड यूज करते हैं थ्रो का, ठीक है। बेसिकली थ्रो का क्या करता है, बाय नेम शो कर रहा है, कोई नई चीज थ्रो करेगा, यहाँ पे थ्रो का कीवर्ड लेंगे विथ न्यू के साथ, डन है। और यहाँ पे एक एक प्री डिफाइन इसका फंक्शन है, एरर का मेथड है, वो कॉल कर लेंगे आप, डन। बेसिकली यहाँ पे एक और चीज शो करता है कि ये एज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेज में लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा समथिंग वेंट, तो अब ये थ्रो करेगा, ये तो कंसोल मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है, चाहे एरर आ भी रहा है। तो अब यहाँ से जो मैसेज उसे मिलेगा, ठीक है, अब वो क्या होगा, ये वाली चीज होगी, सिंपल। तो अभी यहाँ पे ये, अगर कहीं पे भी आपने करना है, कोई एरर थ्रो करना है, लेकिन कोई कस्टम एरर होना चाहिए, तो वो आपको कुछ इस तरह से मिल सकता है। तो अब जाएंगे ना आप, तो वहां पे यूजर को आप ये अलर्ट में दिखा दो या किसी ब्लॉक ऑफ कोड में दिखा दो, तो यहाँ से ये एरर आप इसे क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे। तो इसके हम कोई अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे सबको कमेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, एक मेरे पास फंक्शन है, और कस्टम एरर करके मैंने एक ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बना लिया, यहाँ पे आगे नहीं आएगा, ओके। अब इसके अंदर मैं कोई ब्लॉक ऑफ कोड लेता हूँ। आपने एक चीज पढ़ी होगी, हमारे पास ना कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाना हो ना, कोई मैथमेटिकल चीज, तो हमें पहले इसको देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक मैथ का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बेसिकली ये करता है, मैथ की कुछ वैल्यूज के लिए आप यूज करते हैं, इसमें प्री डिफाइन कुछ चीजें मिलती हैं,
और यहाँ पे मैं कस्टम एरर को अगर यहाँ पे कॉल करवा लूँ, कॉल करवाने के बाद आप इसके आ जाओ यहाँ पे, तो ये आपको कुछ पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे रहा है जो कि इससे एसोसिएटेड है। आपने जो मैथ के साथ इसकी करनी है ना, जो कैलकुलेशन करनी है, उन सब की वैल्यूज, ये पाई की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, यहाँ पे कुछ ये ई की वैल्यू डिफाइंड है। तो जो आप इसके मैथ की ऑपरेशन परफॉर्म करते हो ना, सारे के सारे साइन कॉस थीटा स्क्वायर, वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीजें इसके मेथड जावास्क्रिप्ट में जो दे रहा होता है। अब आगे चलते हैं, इसमें हमें एक चीज यहाँ पे मिलती है, मैं जो मुझे चाहिए कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाना है मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, रैंडम डॉट करके उसमें एक प्रॉपर्टी थी रैंडम की, मैंने वो कॉल कर ली है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू, और ऑब्जेक्ट में से क्या करते हैं हम, डॉट नोटेशन से गेट करते हैं। इसलिए मैंने पूरी क्लास टाइम लगाया था उस पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत चीज जरूरी है। अभी कंसोल में देखा मैथ क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, और उसकी एक आगे एक मेथड है। मेथड का पता है डेफिनेशन, जब एक फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एज की वैल्यू हो तो उसे हम मेथड बोल रहे होते हैं। तो वहां पे एक मेथड था रैंडम करके। अब ये करेगा क्या, ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा हर दफा एग्जीक्यूशन पे। आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके आपने क्या किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हो अभी 7-1 आ रहा है ना, ठीक है। तो अभी क्या आ गया, 7-2 हो गया। तो हर दफा एग्जीक्यूशन पे एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, ठीक है, रैंडम नंबर देगा। अब आप चाहते हो ना इसके जो मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए आगे वैल्यूज, इनको भी हैंडल कर सकते हो, तो कोई मसला नहीं है। इसमें आगे करके मिलता है आपको एक चीज और है कि आप टू फिक्स करके लगा लो। अब टू फिक्स क्या करेगा, आपको कितने डेसिमल चाहिए। मैंने अगर कुछ भी पास नहीं किया तो सिंगल वैल्यू देगा उसकी जो आती है हमारे पास। अगर मैंने कह दिया 2, ठीक है, तो अब 2 डेसिमल तक जो वैल्यू है ना वही देगा। अब बड़ी बड़ी स्ट्रिंग नहीं देगा, अब बस 2 डेसिमल देगा। अगर मैंने इसे कह दिया कि 1, तो मुझे 1 डेसिमल तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू ऐसे देगा, और ये 1 से छोटी रहेगी वैल्यू, जब भी देगा 1 से छोटी कोई रैंडम वैल्यू देगा। 10, तो इसे अगर आप दे रहे हो यहाँ पे 10, तो अब ये 10 डेसिमल तक जाएगा उसके पास जो बनेगी वैल्यू। तो ये कुछ इसमें मेथड्स ही हैं। खैर, इसमें आगे नहीं चलते, मैं सिंपल सा एक लॉजिक बना रहा हूँ। अगर जो हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो क्या है, ग्रेटर देन है 0.5 से, ठीक है। रैंडम जनरेट देख रहे हो ना, 0 से लेके 1 के दरमियान कोई नंबर हमें वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू जो है, इसे अभी कंसोल से मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ से इसको भी हटा रहे हैं कंसोल को, मैं इसको इफ के ब्लॉक में लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे, और ये हमारे पास सिंटैक्स कंप्लीट है इसका। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमारे पास पेरेंथेसिस का साइन है, इसको हटा है। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर उसका जो रैंडम नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो फिर क्या करो, एक थ्रो कर दो, एक एरर। थ्रो क्या होगा, न्यू एरर करेंगे हम। थ्रो यहाँ से कोई भी मैसेज दे देते हैं, जैसा कि मैंने कह दिया वहां पे, समथिंग वेंट रॉन्ग। डन है। सो यहाँ पे ये चीज है। अब यहाँ पे होगा क्या कि भाई जब इसके केस में आएगा, देखेगा इसका केस कब चलेगा, जब इससे वैल्यू ग्रेटर देन जनरेट होगी, उस टाइम पे ये नया मैसेज करेगा, थ्रो करेगा हमें। ओके। अब यहाँ पे अगर इससे लेस आता है तो मैं कहता हूँ कि भाई फिर क्या करो, यहाँ पे कोई और चीज रिटर्न कर दो। एक सिंपल सा केस है ना, जब ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर क्या चलेगा, हम कह देते हैं कि भाई कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये हर दफा चलेगा ही चलेगा, अगर ये वाली चीज कंडीशनल होगी, और ये हर दफा चलेगा हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड जो है रिटर्न जो करेगा हमें। अब इसके अंदर मैं बाहर क्या कर सकता हूँ, इसे ट्राई कैच के साथ हैंडल कर सकता हूँ। ट्राई कैच के साथ किस तरह हैंडल करेंगे अब वो चीज देखिएगा। मैंने बाहर लिया ट्राई कैच का ब्लॉक, यहाँ पे मैंने इसे कॉल किया, मैंने कंसोल लगाया, क्योंकि मुझे मैसेज देखना है ना क्या आता है वो। मैंने इस फंक्शन को इसके अंदर यहाँ पे कॉल कर लिया, सिंपल। सी के साथ आएगा कस्टम एरर। सो इस ट्राई कैच से मैंने फंक्शन को कॉल किया कंसोल में, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो हमें यहाँ पे मिलती रहेगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दफा कंप्लीट मिल रहा है हमें, ठीक है। सम टाइम क्या है, हमें कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब है यहाँ पे अभी एक नया एरर आया होगा।
क्योंकि मैंने एरर को अभी कंसोल नहीं करवाया, तो मुझे कंसोल करवाऊंगा तो मुझे वो एरर भी क्या हो जाएगा, कैच हो जाएगा। तो चलिए ये देखते हैं, अभी हम इस एरर को पकड़ते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल लगाता हूँ और कंसोल में आके इस एरर को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। सो अभी आप देख रहे हैं कि एक दफा क्या कर रहा है, मुझे एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ आप अब एरर का ऑब्जेक्ट भी देखेंगे, पूरा का पूरा हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि मैंने एरर यहाँ से थ्रो किया है। हालांकि पहले शायद ये रेफरेंस एरर या कोई सिंटेक्स एरर देता, सिंटेक्स तो नहीं, शायद रेफरेंस एरर आता या ऐसा कुछ आता। तो अभी जब जब आप देख रहे हैं हमारे पास कंडीशन मैच हो रही है, तो हमारे पास एक नया एरर थ्रो हो रहा है, जिसे मैं यहाँ कैश के अंदर क्या कर रहा हूँ, ट्रिगर कर रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ वहां पे, सॉरी। तो अभी इसके अंदर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम यहाँ से कैच कर सकते हैं। अगर मैं क्या करूँ, इस एरर डॉट पे क्या लगा दूं, इसके अंदर मिलेगा मैसेज करके हमें, ठीक है। तो मैसेज के अंदर क्या पड़ेगा, वो मैसेज पड़ा होगा हमारे पास, जो भी एरर आएगा। तो अब यहाँ से जो मैं कस्टम एरर भेज रहा हूँ वो इस ट्राई कैच में मुझे मिल रहा है। तो बेसिकली एक प्रॉपर, एक कह लो कि अगर आपने कोई लॉजिक बनाई, अगर वो फेल हो रही है, कस्टम एरर दिखाना चाहते हो, तो यहाँ से मैं इसका डिफॉल्ट एरर थ्रो नहीं कर रहा। हालांकि कुछ भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, कोई कंडीशन बना सकता हूँ, बट मैंने एक कस्टम एरर थ्रो किया जो कि मेरा खुद का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों केसेस हैं जो कि यूज होते हैं एरर हैंडलिंग में। अगर आपने उसके डिफॉल्ट एरर को पिक करना है, अगर वो यूजर फ्रेंडली या मीनिंगफुल नहीं है, अब आप ये तो नहीं दिखाओगे ना उसको कि भाई आइटरेट फंक्शन इज नॉट आइटरेटेबल, तो ये तो कोई यूजर के लिए फ्रेंडली मैसेज नहीं है। आप उसे ये दिखा दो कि समथिंग वेंट रॉन्ग। एक बंदा जो प्रोग्रामिंग ही नहीं कर रहा, वो तो वेबसाइट को यूज कर रहा है, उसे क्या लेना देना है कि भाई क्या फंक्शन है, कहाँ फेल हो रहा है। उसके लिए तो यही है कि भाई बस वेबसाइट गई, वेबसाइट नहीं चल रही। तो उसे आप मीनिंगफुल मैसेज दिखाओगे, तो मीनिंगफुल मैसेज दिखाने के लिए आप क्या करोगे, ट्राई कैच का जो मेथड है, ये ब्लॉक ऑफ कोड एरर हैंडलिंग को यूज करो। बाय डिफॉल्ट दिखाना है तो बाय डिफॉल्ट दिखा दो, अगर कस्टम थ्रो करवाना है तो आप उसे फिर कस्टम थ्रो करवा सकते हैं। सो इसमें अभी तक किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन या सवाल हो तो काइंडली पूछ लीजिए। ओके जी, आगे चले फिर, आगे मूव करते हैं। सर एक जो एग्जाम्पल इसके कराएं और जी, इसके सर एक दो एग्जाम्पल कराएं, मतलब जो ये यूज करके और दिखाएं। इसके और एग्जांपल करें, चलें सर। एक दो और एग्जाम्पल। एक दो एग्जांपल कर ले, कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन है। फंक्शन क्या कर रहा है, आपको याद है हमने एक बनाया था जिसमें हमने ग्रेडिंग का काम किया था, ठीक है। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, ग्रेड ग्रेड चेक करके मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे क्या करेगा, आपसे मार्क्स लेगा, जो भी आप दोगे उसे, ये मार्क्स लेगा। यहाँ पे आए, अब यहाँ पे आपने बनाया था इफ एल्स करके ग्रेडिंग सिस्टम एक, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इफ, यहाँ पे हम ज्यादा लेंथ नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे। मैं कहता हूँ कि इफ जो मार्क्स हैं वो उसके ग्रेटर देन है किसके, 80 के, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये गलत है, एस आएगा, तो आप उससे करवा दोगे यहाँ पे कंसोल कि भाई ये क्या चीज है, ग्रेड ए, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर। ऐसे में एक और केस लेता हूँ, एल्स इफ का, और यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर जो मार्क्स हैं वो, इसमें हम एक्सेप्शनल केसेस को हैंडल नहीं करेंगे अभी, जैसा कि पहले फर्स्ट टाइम किए थे। मैं कहता हूँ अगर ग्रेटर देन है 50, तो आप उसे कह दो लॉग जस्ट पास दिखा दो, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी केस मैच नहीं करता, उसने कुछ अलग चीज भेज दी है, लेट्स सपोज जो उसने यहाँ पे मार्क्स भेजे वो टाइप बेस पे देख लो, मुझे नंबर चाहिए, ये नंबर चाहिए मार्क्स, अगर वो नंबर नहीं भेज रहा, मैं यहाँ पे एक चेक लगाता हूँ इफ, ठीक है। अगेन मैंने कोड यूज किया यहाँ ब्लॉक,
अब मैं चेक यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, अगर टाइप ऑफ जो मार्क्स हैं, अगर वो क्या है, अगर वो इक्वल नॉट इक्वल है किसके, नंबर के। मतलब क्या है कि भाई टाइप को चेक करना है किसकी, मार्क्स की। अगर वो इक्वल नहीं है नंबर के तो फिर इस ब्लॉक ऑफ कोड में आ जाए। यहाँ पे क्या करेगा, एक नया मैसेज थ्रो करेगा, ठीक है, थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पे करोगे आप इंटर अ वैलिड नंबर। डन है। ओके जी, अब इसको करते हैं यहाँ पे यूज। तो ग्रेड सिस्टम में हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आके मैंने इसे कॉल किया, कॉल करके मैंने यहाँ पे नंबर भेजा जैसा कि 60। तो 60 यहाँ से फंक्शन में कॉल होके यहाँ पे गए, उसने टाइप चेक करेगा और साथ में आप यहाँ पे करवा दोगे, इसे रिटर्न करवा दो। अगर वो नंबर नहीं है तो यहीं से क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। बट थ्रो के केस में वो ऑलरेडी यहाँ पे इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, क्योंकि वहीं से वो उसकी एग्जीक्यूशन को खत्म कर देगा। ये चीज है, तो हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। जहां पे एरर आ गया वो वहां से रिटर्न कर जाएगा। इसे हम यहाँ पे कंसोल में चलते हैं और इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है पास, ठीक है, सिंपल। इसको दोबारा रिफ्रेश कर लो तो क्या दिखा रहा है, पास दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे दोबारा एक नंबर ही पास कर रहा हूँ, बट इस दफा मैंने स्ट्रिंग में पास कर दिया। अब इसकी मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंपैरिजन लगाया हुआ, टाइप और इक्वल दोनों। ये नंबर तो है बट टाइप यहाँ पे इस दफा क्या है, नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है। तो इसलिए क्या किया, वो इस ब्लॉक ऑफ कोड में आया, एक नया एरर थ्रो कर दिया। वो क्या था, इंटर अ वैलिड। होपफुली अभी यहाँ पे कस्टम एरर, क्योंकि मैंने एग्जांपल वही ली जो हम पहले एग्जांपल कर चुके हैं, तो आई हो सके अभी यहाँ पे ये क्लियर होगा। स्मिथ जी बोलिएगा, इज इट क्लियर नाउ? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कोई मसला नहीं, बता दो, हम कोई और एग्जांपल बना लेते हैं। एग्जांपल एग्जांपल है, ठीक है। ओके, तो आगे मूव करें फिर हम। जी सर। जी सर। अच्छा, सही है। आज साथ चुप बैठा है, पता नहीं या तो कहीं रश में है या फिर क्लास में नहीं है। साथ यहीं पे हो, बैठा है, दांत दिखा रहा है। चले सही है, आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी कौन सी जा रहे हो साथ वैसे आजकल? सर ये मेरी अपनी सिटी की यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लिया, नहीं है मैं। इससे बीजेडयू से एफिलिएटेड है। बीजेड से यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, सही सही, नाम सुना है। अच्छा फिर तो आप जानते होगे उसको, क्या नाम है, नूरुद्दीन को। आई थिंक वो भी वहीं से ग्रेजुएट है किसको सर, शायद। नूरुद्दीन को? हाँ, ये जो आपके एडवाइजर नहीं वगैरह है, सर, एडवाइजर शायद, आपका एडवाइजर कौन है? मिसबा आपको कर मैं दिया मिसबा एडवाइजर है। मत। मैं अच्छा मिसबा अच्छा, है। वो दूसरे ग्रुप का है हाँ, नूरुद्दीन भी हमारा एक्सवे में ही है, लेकिन वो दूसरे ग्रुप में है। चलो ठीक है, मसला नहीं, तो वो भी वहीं से ग्रेजुएटेड। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। हमने बात की थी यहाँ पे IIFE और जनरेटर फंक्शंस की। होते फंक्शन ही है, बट दोनों है क्या चीज, इसको पढ़ेंगे, कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है, नाम सुनने में थोड़ा सा होता है। IIFE बोलते हैं हम इमीडिएटली इन्वोक फंक्शंस को। ऐसा फंक्शन जो खुद से इमीडिएटली, जैसे उसको हमने डिफाइन किया वैसे एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसे फंक्शन जिसे हमें कॉल ना करना पड़े, जहां पे जैसे उसकी डिक्लेरेशन होती है वहीं पे वो एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं IIFE। ठीक है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस हमारे होते हैं। अब बनेगा कैसे ये, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, मैंने जिसके ऊपर लिखा था चेक ग्रेड करके एक फंक्शन बनाया। और ये फंक्शन है जो कि करवा रहा है, लॉग करवा रहा है एक मैसेज, IIFE। ठीक है, अब ये
खुद से तो रन नहीं होगा। मुझे अभी तक हमने यही देखा कि मैं जब तक इसे कॉल नहीं करूंगा तो ये रन नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया लाइन नंबर 61 पे, और 65 पे मैं उसे कॉल कर रहा हूँ। तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन नंबर 65 पे हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, ये खुद से क्या करे, अपने आप को कॉल करे, तो फिर क्या है, मुझे इसे IIF बनाना पड़ेगा। वो कैसे, मैं इसको पेरेंथेसिस में रैप करता हूँ और रैप करके एंड पे एक और पेरेंथेसिस लगा दूंगा इस तरह। अब ये क्या बन गया, एक IIF बन गया, सिंपल। अभी आप देखेंगे मैं इसे हालांकि कॉल नहीं कर रहा हूँ, अभी भी हमें ये आउटपुट दे रहा है यहाँ पे, है ना। अगर मैं इसे IIF से निकाल दूंगा, एक सिंटैक्स कह लो और उसका कंसेप्ट कह लो, अभी कंसोल रन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कॉल नहीं किया है। आपने ये देखा था कि आप जब तक उसे कॉल नहीं करते तो एग्जीक्यूट नहीं होता, अब ये रन हो रहा है। सो दोबारा मैं कंट्रोल जी करता हूँ, तो अगर मैं एक फंक्शन को पेरेंथेसिस में रैप करूँ, उसके बाद साथ ही उसको वहीं पे पेरेंथेसिस में कॉल कर रहा हूँ, तो वो क्या बनेगा, हमारा एक IIF फंक्शन होगा जो कि इमीडिएटली इन्वोक्ड हो जाएगा जैसे ही वहां पे हमने डिफाइन किया है। सिंपल, ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। सो IFM डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाते हैं। जैसे एक ही कॉल है ऑन लोड पे चलानी है, तो आप ये भी प्रो चूज कर सकते हो। वैसे तो पहले वाला काम भी कर सकते हो, बट कोई चाहता है कि मैं उसको इस तरह हैंडल करना चाहता हूँ, तो ऐसे कर लो। पर्पस हमारा एग्जीक्यूशन है कि फंक्शन कॉल होना चाहिए, चाहे नेक्स्ट लाइन में खुद से कॉल कर लो या फिर उसको खुद से करवा लो। ये तो अभी जो हमारा ये फंक्शन है ये IIF है, खुद मैंने कहीं कॉल नहीं किया, जस्ट डिफाइन किया, उसका सिंटैक्स चेंज किया है, उसको रैप किया पेरेंथेसिस के अंदर, दोबारा कॉल कर लिया उसके बाद, तो वहां पे इन्वॉक हो सर वैसे गया। बेटर अप्रोच कौन सी है, खुद ब खुद कॉल हो या हमें कॉल करना चाहिए? ये डिपेंड करता है यूज केस पे। देखो, लाइन नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। इससे पहले मैं कोई और काम करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पहले एक लेट का नेम डिफाइन हो, ऐसा कुछ, ठीक है, और फिर जाके इसको मैं कॉल करूँ, ये वैल्यू इसमें पास होगी। यूज केस पे डिपेंड करता है बेसिकली। अगर आपका जस्ट एपीआई कॉलिंग है कि ऑन लोड पे, फिर तो कोई मसला नहीं है, आप इसे यूज कर लो। तो अगेन हम इस तरह कुछ कह नहीं सकते कि भाई कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं, वो डिपेंड करता है कि भाई आपका यूज केस क्या है, एग्जीक्यूशन किस तरह हो रही है कोड की, तो वो एग्जीक्यूशन बेस है। सर इसका एक एग्जांपल दीजिएगा एग्जीक्यूशन का, इसके मतलब कहाँ पर यूज केस होता है इसका? अब कहाँ आप यूज कर सकते हैं, देखो, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। मैंने एक फंक्शन कहा जिसमें क्या कर रहे हैं, गेट यूजर्स करके मैंने एक फंक्शन बनाया। सो ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसे मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ या ट्रेडिशनल फंक्शन बना लो, इट्स अप टू यू। तो यहाँ एक फंक्शन जो बनाया मैंने, ये यहाँ पे कीवर्ड नहीं है इसके साथ, ये कॉन्स के साथ आता है। तो ये एक एरो फंक्शन है, यहाँ पे है तो फंक्शन ही। अब इसमें कर रहा हूँ मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आके इस लाइन पे एक एपीआई कॉल होगी जिसमें हम एक फेच का मेथड कॉल करते हैं, यहाँ पे उसका एंड पॉइंट आ जाएगा जो कि HTTPS करके कुछ ऐसे होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये एक आपको जो पेज है यहाँ पे लोड होगा, तो आपको यूजर दिखने चाहिए उस टेबल के अंदर जहां पे दिखाना चाह रहे हैं। एक तो वे है कि आपने क्या किया, इसी के साथ जैसे डिफाइन किया वैसे ही आप इसको क्या करवा दें, एग्जीक्यूशन करवा दें, सिंपल। तो वो यहाँ पे एपी कॉल भेजेगा, डाटा आएगा तो यहाँ पे दिखा देगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं ये लाइन ऑफ कोड एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहता, तो फिर मैं करूंगा उसका कुछ इस तरह से काम करूंगा जो हमने पहले किया था। तो यहाँ पे ये और ये चीज सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे भी कह रहा है कि कॉन्स्ट के साथ तो डिफाइन नहीं होगा, तो आप उससे कुछ इस तरह डिफाइन करना, ये लो, क्योंकि बाय नेम था ना वो, इस वजह से। अभी यहाँ पे एक एरो फंक्शन है जस्ट इसके अंदर, और जो इमीडिएटली कॉल हो रहा है, ठीक है, सेम काम कर रहा है। ये इसका यूज केस हो सकता है। दोबारा बात हुई एग्जीक्यूशन, मैं कह रहा हूँ कि भाई उस इस पेज पे दिखने यूजर है, तो यूजर का डाटा आप जैसे मर्जी दिखा लो। आगे चलते हैं। आगे होता है जनरेटर फंक्शंस क्या होते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी, फंक्शन के अंदर अगर रिटर्न का कीवर्ड नहीं है, अगर फंक्शन में रिटर्न का कीवर्ड नहीं है, तो वो टॉप टू बॉटम उसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है। जैसा कि हम यहाँ पे टॉप पे भी एग्जांपल देख रहे थे, यहाँ पे, ठीक है।
तो इसके अंदर जब रिटर्न आता है तो उसी टाइम पे क्या होगा, ये यहाँ से रिटर्न कर देगा। अगर रिटर्न नहीं है इस ब्लॉक ऑफ कोड में, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, टॉप से स्टार्ट होगा फंक्शन और बॉटम तक जहां पे फंक्शन खत्म हो रहा है, तो वहां तक जितने भी लाइन ऑफ कोड है वो सारे के सारे क्या होगी, उसकी एग्जीक्यूशन होगी, है ना। तो इस बिहेवियर को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम जनरेटर फंक्शन को पढ़ते हैं और उसको यूज करते हैं। बेसिकली जनरेटर फंक्शन कुछ इस तरह के फंक्शन हैं जिसे आप कहीं पे भी रोक सकते हो। मतलब वो टॉप टू बॉटम सारा एक दफा में एग्जीक्यूट नहीं करता, वो रुक रुक के चलता है जैसे आप उसे चलाओगे। अभी मैं एक यहाँ पे जनरेटर फंक्शन बनाता हूँ, उसको सिंटैक्स देखते हैं। आपने एक फंक्शन लिखा जैसे कि आप नॉर्मल लिखते हो, मैं कहता हूँ कि यूजर्स डाटा यहाँ पे आएगा, कुछ ऐसा करके बना लो, यहाँ पे ये आपका आ गया, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोल करवा रहा है, कोई मैसेज दिखा रहा हूँ यूजर डाटा को। अभी जो ये फंक्शन है ना, ये जनरेटर फंक्शन नहीं है। जनरेटर फंक्शन का थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है। वो कैसे, सबसे पहले आप फंक्शन कीवर्ड के साथ एक स्टार का साइन लगाते हो, ठीक है। स्टार का साइन लग गया, इसके बाद इसमें एक कीवर्ड यूज होता है यील्ड करके, ठीक है। अब ये करेगा क्या, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया यील्ड, ठीक है, और 1 डन। अब इसके आगे मैं करता हूँ एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखता हूँ, जैसा कि यहाँ पे आ गया, लॉग लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये क्या है, स्ट्रिंग में यील्ड 1 है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ऐसे है। तो अभी क्या होगा, इसको हटा दो यहाँ से, यहाँ पे एक और लेता हूँ मैं ऐसे ही यील्ड 2, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं कंसोल दोबारा लगा लेता हूँ, ये वाला केस। ऐसे इसको आप कॉपी करो और थर्ड टाइम भी बता दो यील्ड क्या है, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे आप 3 लगा लो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 कंसोल है, ठीक है। 3 टाइम कंसोल को डिफाइन किया गया है, कोई सिंगल नहीं है। अब जब मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज आप क्या करते हो, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आके आपने से क्या किया, कॉल किया। आप कहते हो यूजर डाटा को आपने कॉल किया, तो कुछ भी नहीं चल रहा, क्योंकि टॉप पे दिखा भी रहा है कि यहाँ पे जनरेटर है और 1 2 3 तक इसमें भी डिफाइंड है, बाकी उसे पता नहीं है। तो इस तरह काम नहीं करेगा, इसमें हमें एक बताना पड़ेगा, एक कीवर्ड है डॉट करके नेक्स्ट का मेथड कॉल करूंगा, ठीक है। सो अभी भी यहाँ पे आउटपुट इसने स्टोर कहाँ पे करवाई है, ओके। एक काम करते हैं, इसकी आउटपुट किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं ताकि हम उसे देख भी पाए। मैं कहता हूँ कि कौन सा कोई वेरिएबल बना लो, जनरेटर के नाम से बना लो, जनरेटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूजर्स डाटा को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कॉल, ठीक। यहाँ मैंने कॉल कर लिया। अभी क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास स्टोर्ड है और मैं इसे इस वैल्यू को करवाता हूँ कंसोल। यहाँ पे आते हैं, अभी इसको हम एग्जीक्यूट करवा, तो मैंने कंसोल लगाया, यहाँ पे आके मैं इसका सिंटेक्स भी चेंज होगा बाकी फंक्शंस के साथ, जैसा कि बाकी फंक्शंस हैं। तो अभी हमें आउटपुट रिटर्न कर रहा है, देखो फर्स्ट टाइम किया तो इसने वैल्यू दी है 1, तो यहाँ पे बेसिकली ये हमें जो रिटर्न करता है, ये कंसोल रिटर्न नहीं कर रहा, इसका मतलब है ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, ऑब्जेक्ट में 2 वैल्यूज है, एक डन है और एक वैल्यू है। तो बेसिकली वैल्यू क्या है कि पहला जो यील्ड है ना, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे होगा वो क्या हो गया, हमारा डिफाइन हो गया, मतलब एग्जीक्यूट हो गया। अभी ये 2 वाले जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। अगर मैं इसी चीज को अगेन कॉल करूं, ठीक है, तो अभी क्या है कि अब आगे आपके पास पहला जो है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, अब सेकंड पे आके रुक गया। मतलब क्या है कि जो आपने ऐसा काम जो करना ही करना है उसने, तो आप इसको फिर इस तरह डिफाइन करोगे कि एक कंसोल लगा लोगे यहाँ पे, जैसा कि स्टार्ट। तो जैसे ही आपने इस फंक्शन को कॉल किया,
ठीक है। तो ये तो ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन जो बाकी है वो आपको बताना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट का पहला कब चला, जब आपने इसे कॉल किया। उसके बाद जो सेकंड है वो कब चला, जब आपने इसे दोबारा कॉल किया। अगर इसे थर्ड टाइम कॉल करते हैं तो नेक्स्ट जो यील्ड होगा वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन फर्स्ट में क्या मिल रहा है, फर्स्ट मिलेगा, सेकंड में आपको सेकंड मिलेगा। बेसिकली है क्या कि फर्स्ट टाइम रन किया तो यहाँ पे आके रुक गया, इससे आगे एग्जीक्यूशन नहीं की उसने। फिर मैंने दोबारा कॉल किया तो उसने क्या किया, उसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे किया। और इन रिटर्न क्या करता है हमें, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट देता है जिसके अंदर बताता है कि भाई कौन से वाला जो ब्लॉक ऑफ यील्ड है वो एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, डन अगर हो जाए तो यहाँ पे फॉल्स दे रहा होता है हमें साथ में, जो बेसिकली स्टेटस बताएगा कि भाई वो एग्जीक्यूट अगर नहीं हुआ है तो ट्रू देगा, अगर हो गया तो क्या करेगा, फॉल्स देता रहेगा कि भाई एग्जीक्यूशन हो चुकी है उस चीज की। तो यहाँ पे कुछ तरह काम कर रहा होगा। सो ये हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से आप जनरेटर फंक्शन को यूज करोगे और लिख लो, है ना। तो ये एक बेसिक और मेजर सी चीज है जो कि आपको जावास्क्रिप्ट में लिखी है। आप मिसबा से आयशा कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको स्लॉट बुक करके दे देंगी, ठीक है, जो हिसाब से, तो फिर आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी। आप मिसबा से कांटेक्ट कर लीजिएगा। स्मिथ आपका हैंड रेज है। सर अगर हम फिर से चौथी बार यील्ड का मतलब वो वहाँ पे कंसोल लॉग डॉट नेक्स्ट दे जनरेट, तो मतलब उसमें क्या आएगा, एरर देगा हमें? अनडिफाइन देगा होपफुली। मैं इसको दोबारा यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाता हूँ 4 टाइम, जो कि अब डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है आपको। ठीक है, तो यील्ड 3 तक ही चला है, नेक्स्ट है ही नहीं, और डन क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ ना, है ही नहीं वहां पे। तो जो नेक्स्ट यील्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी वैल्यू 0। ठीक है, मतलब 0 नहीं है, गलत चीज है, अनडिफाइन है, एग्जिस्ट नहीं करता। और डन क्या है, ट्रू, मतलब एग्जीक्यूशन नहीं हुई है उसकी। तो ये जनरेटर सर फंक्शन है। अगर आप यील्ड एक है क्या? स्टेप बाय स्टेप भाई, यील्ड क्या है सर मतलब? अब यही चीज बताने लगा हूं कि अब फंक्शन है। अब फंक्शन वैसे आपने देखा कि आपका टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो जाता है। एक दफा कॉल किया ना सिंपल फंक्शन तो टॉप टू बॉटम, अगर ये सिंपल फंक्शन होता है तो यहां से ये स्टार्ट होता, अगर रिटर्न नहीं मिलता कहीं बीच में तो टॉप टू बॉटम सारा एग्जीक्यूट होता। अब जैसा कि इसमें एक हमने इसको चेंज कर दिया जनरेटर फंक्शन, मैं इसको डिफरेंट स्टेप्स पे एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई फर्स्ट टाइम मुझे ये वाला एग्जीक्यूट हो। इन केस इस तरह एक एग्जांपल है, आपने 3 एपीआई कॉल करनी है। फर्स्ट में एक एपीआई कॉल की, जब तक उसका रिस्पांस नहीं आता तो आपने उसको होल्ड करवा लिया। जब उसका रिस्पांस आ गया तो आपने नेक्स्ट ईएल को कॉल करवा लिया। उसमें कोई एपीआई कॉलिंग हुई, मतलब एक का डाटा दूसरे में, दूसरे का तीसरे में यूज हो रहा है। जब इस तरह का कोई सिनेरियो हो ना, तो वहां पे आपका फिर होता है कि यील्ड वाला काम चाहिए। आपने फंक्शन को रोकना है कि भाई एक दफा सारा एग्जीक्यूट ना हो जाए। अगर एक दफा सारा एग्जीक्यूट होगा तो बाकी जो 2 हैं वो आपको मिलेंगे अनडिफाइंड, क्योंकि वहां पे जो रिक्वायर्ड एपीआई में जो आप सिनेरियो बना रहे हैं, जिसमें चीज चाहिए, जैसा कि फर्स्ट वन में से आपने किया इसको यूजर्स को। अब यूजर हर एक की एक आईडी है, आपने उस आईडी की बेसिस पे यहाँ पे उस यूजर का डाटा गेट करना है। तो जब तक इस एपीआई में जो नेक्स्ट है उसमें आपको आईडी भेजनी है। जब आईडी आप एज अ पैरामीटर या उसके नहीं भेज रहे तो वो क्या होगी, एपीआई फेल हो जाएगी। तो आपने वेट करवाना चाह रहे हो कि भाई यहाँ पे रुके, आप कह दो कि जब तक रिस्पांस ओके नहीं आता तो तब तक ये कॉल नहीं होगा। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें हम इसे यूज कर सकते हैं। इन सिंपल, अगर आपने किसी फंक्शन की एग्जीक्यूशन को रोकना हो तो फिर आप यील्ड यूज करोगे। बेसिकली यील्ड नहीं बोलोगे, जनरेटर फंक्शन बोलोगे। जनरेटर फंक्शन करता क्या है, आपको यील्ड का फीचर देता है। जो यील्ड क्या है, आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बनाने की एग्जांपल देता है कि भाई आप ये वाला ब्लॉक यहाँ डिफाइन कर लो, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा इस यील्ड के अंदर। अगर नेक्स्ट आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए नई यील्ड बना लो। ठीक है, बेसिकली अपने कोड की एग्जीक्यूशन को स्टेप्स में डिवाइड करने के लिए आप जनरेटर फंक्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने तो कभी आज तक यूज किया नहीं है इसको। कह लो कि बस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है मैंने भी, कहीं पे प्रैक्टिकली आज तक इसको एग्जीक्यूट मतलब कहीं यूज नहीं किया कभी भी। कभी सर शायद मतलब जरूर एग्जीक्यूशन स्लो क्यों करते हैं? स्लो नहीं करता मतलब उसका रोकता? नहीं, स्ट्रक्चर ही ऐसा है ना।
उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि भाई अच्छा उसने मतलब इसका एग्जीक्यूशन को रोकना है। यूज केस कहाँ पर होता है इसका? जैसा मैं एपीआई कॉलिंग की कह रहा था अभी, आपने पहले एक एपीआई चलानी है, फर्स्ट यील्ड में यूजर गेट करने हैं, यूजर्स के हर एक की एक आईडी होगी, नेम होगा उसका, एक ईमेल होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने उस यूजर का डाटा गेट करना है। उसके लिए क्या होगा, आप फुल स्टैक में जाके आगे देखोगे, जब हम बैकएंड पे जाएंगे तो हम ये काम करेंगे कि हम एक एपीआई बनाएंगे, इसमें आईडी मिलेगी तो हमें उसी यूजर का डाटा गेट करना है जिसकी एपीआई की उसकी आईडी मिली है, तो उस यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पे। तो इस तरह का कोई सिनेरियो कुछ बना लें आप, जिसमें आप ये कर सकते हैं, यील्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स के तौर पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जो कि असाइनमेंट में होंगी, आप करोगे इसको यूज करके। बेसिकली है क्या कि आपने एग्जीक्यूशन को रोकना है, ब्लॉक करवाना है, तो आप यील्ड यूज कर लो, सिंपल। रिटर्न यूज क्यों नहीं कर सकते? रिटर्न तो क्या मतलब है, वहीं से उसे बाहर कर देगा, दोबारा स्टार्ट से करना पड़ेगा, वो दोबारा चलेगा शुरू से एंड तक, जहां पे आएगा फिर रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे फिर एक सिनेरियो यील्ड का ही रह जाता है कि भाई ये है, रोक रोक के चलना चाहते हो तो ऐसे चला लो। ठीक है, तो जनरेटर फंक्शन क्या होता है, आपको कहीं पे आपने एग्जीक्यूशन को रोकना है फंक्शन की, तो आप फिर जनरेटर फंक्शन की तरफ जाते हो। सो ये हमारे कुछ मेजर पॉइंट्स थे, जिस तरह के टॉप पे हमने एरर हैंडलिंग को देखा, फिर आईआईएफटी को देखा, फिर जनरेटर को देखा। तीनों में है फंक्शन ही, बट यूज केस और थोड़ा सा उसका सिंटैक्स चीज है। होपफुली यहाँ तक किसी के माइंड में कोई सवाल या कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा काम था एपीआई कॉलिंग का। एपीआई कॉलिंग से पहले हमें जो पता होना चाहिए कि भाई एपीआई कॉलिंग के लिए हमें एचटीटीपी के मेथड कौन कौन से हैं, उनका पता होना चाहिए। ठीक है, सर अब पहले एपीआई की डेफिनेशन भी बता दें। हाँ, एपीआई की डेफिनेशन क्या है? एपीआई आपका एक पोस्टमैन है, डाकिया बोल लो। डाकिया सिस्टम का पता है ना, आप जाते हो अपनी डाक लेके एक पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, उस पोस्ट ऑफिस में जाके आपने क्या किया, अपना लेटर है वो सबमिट करवा दिया। अब वो एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन के थ्रू उस सिटी में जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे कह लो, पोस्टमैन आएगा, वो सारी डाक को पकड़ेगा, उसके सिटी के बाहर से उन्होंने डिवाइड किया हुआ बॉक्स में, ये लाहौर की है, ये कराची की है, ये इस्लामाबाद की है। तो उस सिटी का डाकिया उस सिटी में लेके उन डाक को लेके चला जाएगा। अब वहां पे अगेन एक डाकिया बैठा है जो उस डाक को उठाएगा, उस सिटी के एरिया में जाएगा और उसके घर पे जाके डाक दे के आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही एपीआई काम करती है। हमने एक एंड पॉइंट बनाना है जो कि यूनिक होता है। ठीक है, अब उस एंड पॉइंट पे कुछ ना कुछ डाटा पड़ा होगा। अब डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट एपीआईज हैं जो आप बनाना चाहो। जैसा कि आपने यूजर को साइन अप करवाना है, तो साइन अप का एक अलग एपीआई होगी। ठीक है, आपने यूजर का डाटा गेट करना है, उसकी एक अलग एपीआई होगी। आपने डाटा उसका अपडेट करना, उसकी एक अलग एपीआई होगी। तो एपीआई क्या है, एक एंड पॉइंट है। एक और सिंपल मिसाल शायद मैंने पहले भी दी थी आपको। आपका एडमिशन एक स्कूल में होता है, आप वहां पे एक काउंटर पे बैठे किसी भी टीचर के पास जाते हो, आप जाके बोलते हो कि मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ है, मेरा नाम ये है, मेरा क्लासरूम क्या है, मेरे साथ कौन कौन से बच्चे बैठ के पढ़ेंगे और मुझे कौन कौन पढ़ाएगा मुझे नहीं पता। तो आप टीचर को क्या बताओगे, नाम बताओगे जस्ट अपना। ठीक है, और मे बी आप ये बता दो कि एडमिशन ईयर क्या है। सिंपल दो चीजें बता दी। उन दो चीजों को लेके वो टीचर या जो टेबल पे बैठा इंसान है, वो क्या करेगा, उसके जाएगा ऑफिस में, जो कि अकाउंट ऑफिस कह लो या फिर जो डेटाबेस को हैंडल कर रहा है, जिसमें हमारा एडमिन ऑफिस आता है। उस एडमिन ऑफिस में जाके आपका नाम बताएगा, आपका ईयर बताएगा। वो उसे बताएंगे कि भाई इसका ये क्लासरूम है, यहाँ यहाँ पे क्लासेस होंगी, ये इंस्ट्रक्टर इस क्लास को पढ़ाएगा। तो बेसिकली जो वो टीचर था ना, जो उसने दो चीजें ली उससे और लेके उसके ऑफिस में गया और बाकी सारा डाटा लेके आया, वो टीचर क्या है, एक एपीआई है। तो एपीआई बेसिकली क्या है, आपके इस लैपटॉप को, एक लैपटॉप जो है वो आप क्या हो, स्टूडेंट हो, और जो एपीआई है वो आपका इंस्ट्रक्टर है। और वो जाएगा कहाँ पे, किसी डेटाबेस पे जाएगा। डेटाबेस क्या है, क्लाउड बेस, कहीं भी डाटा स्टोर्ड है। ठीक है, किसी और सिस्टम पे डाटा पड़ा है। ठीक है, सिंपल सा।
तो उस सिस्टम से डाटा लेके आएगा और आपको दिखाएगा। ये काम है एपीआई का। अब एपीआई के डिफरेंट साथ आपका हैंड रेज है। सर कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जो हमें ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे साइन इन विद गूगल और साइन अप विद ट्विटर वगैरह, क्या वो भी एपीआई की एग्जांपल है? हाँ, एपीआई की एग्जांपल है, वो भी एक एंड पॉइंट है, वो भी एक एंड पॉइंट है। तो हर चीज की से मैंने नाम लिया था, हर चीज की एक अलग एपीआई है। स्मिथ आपका हैंड रेज है। सर एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट हमारा एपीआई है, एंड पॉइंट भी एपीआई को खोलते हैं, ठीक है, एंड पॉइंट भी एपीआई है। एपीआई जो होता है ना हमारा, ठीक है, आगे चलते हैं। अब एपीआई के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसा कि अब थोड़ा अपनी मिसाल को एक्सपैंड करते हैं। टीचर का काम क्या है? पढ़ाना है। एक वहां पे ऑफिस बॉय का काम क्या है? पानी ला के देना है। अब ऑफिस बॉय को आप ये नहीं बोल सकते कि पढ़ा दो हमें, चाहे वो इतना काबिल है पढ़ा भी सकता है, बट मिसाल के तौर तक रहिएगा कि इंसान है ना, पढ़ा भी सकता है यार, कोई मिसाल थोड़ी है, लेकिन उसकी जॉब जो वहां पे एक पीएन की है जिसने सर्व करना है, तो एक अगर पीएन को बोलते हो कि पढ़ा दो तो वो काम नहीं करेगा। तो हर एपीआई का एक स्पेसिफिक पर्पज है। जैसा कि एक अकाउंट का बंदा है, वो सिर्फ अकाउंट के कामों को देखेगा। एक प्रिंसिपल है, उसका काम है करना ओवरऑल चीजों को हैंडल करना, तो वो ओवरऑल चीजों को हैंडल कर रहा होगा। ऐसे टीचर है, उसका काम क्या है? एक स्पेसिफिक, जैसा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है ना, वो स्पेसिफिक काम करता है, सेम वैसे ही एक एपीआई भी स्पेसिफिक होती है। उसका एक क्या होता है? मेथड होता है। मेथड क्या है? एक एपीआई गेट के लिए बनी है। गेट का मतलब क्या है? जस्ट डाटा लेके आएगी और कुछ नहीं करना उसमें, बस उसने डाटा लेके आना है सर्वर से। एक एपीआई है पोस्ट की। पोस्ट क्या करेगी? आपके इस सिस्टम से डाटा लेके जाएगी दूसरे सिस्टम पे, ये पोस्ट की पे होगी। एक होती है हमारी पुट की एपीआई। पुट की एपीआई क्या करेगी? आपने डाटा को अपडेट करना है। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मुसव्विर का नाम लिखा हुआ है, इसकी एज लिखी है, क्लास लिखी हुई है, मैं चाहता हूं कि मुसव्विर का मुझे ऑब्जेक्ट अपडेट करना है, तो मैं पुट की एपीआई यूज करूंगा। ऐसी है डिलीट की एपीआई। अगर मैंने कोई डाटा डिलीट करना है तो उसकी एपीआई अलग होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट एपीआईज हैं, जिस तरह के गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और पैच। पैच क्या है? एक बने हुए ऑब्जेक्ट को, एक स्पेसिफिक पार्ट को जस्ट आपने अपडेट करना है, बाकी सारा एज इट रहे। जैसा कि मुसव्विर के में नाम में 5 चीजें हैं, आप ये कह लो, उसकी एज है, ईमेल है, एड्रेस है, इसका क्लासरूम है, इसका इंस्ट्रक्टर का नेम है। मैं चाहता हूं कि भाई इसके इंस्ट्रक्टर का नेम मुझे अपडेट करना है, बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहे, तो मैं पैच की एपीआई को यूज कर सकता हूँ, जो जस्ट जाके उसकी स्पेसिफिक चीज को अपडेट करेगा, बाकी सबको नहीं करेगा। तो ये हमारे पास उसके मेथड्स हैं जो कि हम बताते हैं कि भाई कौन सा काम क्या कर रहे हैं। तो बाय नेम शो होता है। अगर उसको उड़ाना है आपने तो डिलीट होगा, अगर आपने क्रिएट करना है तो क्या होगा? पोस्ट होगा। अगर अपडेट करना है तो पुट या पैच यूज करोगे, और अगर आपने कोई नई चीज, आपने कुछ गेट करनी है तो फिर गेट का मेथड यूज करोगे। बाय नेम ये सारे मेथड प्रॉपर मीनिंग शो करते हैं। तो ये एंड पॉइंट बनाना हमारा काम होगा बैकएंड में, बट अभी हम उसके यूज केस पे रहते हैं कि यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो कुछ बने बनाए हमें बहुत से ऐसे एंड पॉइंट मिल जाते हैं जिन्हें फ्री कहते हैं। फ्री कुछ एपीआई बनी हुई है। तो जिसमें सबसे पहले एक बेहतरीन मिसाल हमारे पास है, एक जेसन होल्डर करके आपको एक वेबसाइट है जो कि फ्री एपीआई देती है। ये एक एपीआई डायरेक्ट फैच होगी। खैर हम चलते हैं जेसन प्लेस होल्डर पे। जेसन प्लेस होल्डर, सर जैसे साइन अप वगैरह है, वो हमारा गेट का एग्जाम्पल हो गया, डेटा गेट करने का। साइन वो अप पुट गूगल का है, सॉरी पुट का पुंड है, का। पोस्ट या पुट। हाँ, जो लॉगिन अच्छा कर ये रहे हो वो गेट का है, लॉगिन वाला गेट का है। अच्छा, हम यहाँ ठीक है करते सर। हैं जेसन प्लेस होल्डर। सो यहाँ पे हमें एक वेबसाइट आएगी, फ्री फेक रेस्ट एपीआईज, ठीक है, जिनके लिए हमें कोई ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, वो हमारी रेस्ट एपीआईज होती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ स्क्रॉल करोगे तो रिसोर्सेज के सेक्शन में कुछ एपीआई दिखाएगा, यहाँ लिखा हुआ पोस्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे पोस्ट का डाटा होगा, यहाँ पे कमेंट लिखा, मतलब इसमें कमेंट्स का डाटा होगा। इसमें एल्बम है, इसमें एल्बम में क्या होती है? तस्वीरें वगैरह होती हैं, तो इसमें ऐसा कुछ डाटा होगा।
ये फोटोज भी सेम वही चीज है। एक है टू डू में क्या होता है, एक यूजर की टू डू का डाटा होगा, उसके टास्क वगैरह रखे होंगे, एक है यूजर। तो ये डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैंने क्लिक किया यहाँ पे यूजर के ऊपर, तो ये एक यूजर का टॉप पे देख रहे हो, जो ये यूआरएल है ना, ये इसका क्या है, एक एंड पॉइंट है। डन। अब इसको मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा डरा देता हूँ। काफी आसान आसान चीजें होगी ना, अब डराने वाला काम करते हैं। मैं यहाँ पे नेटवर्क के टैब में आ गया, जिसे पहले यूज नहीं किया, अब यूज करना स्टार्ट करेंगे। मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक ये कॉल गई है, ये नाम लिखा हुआ है यूजर्स, बेसिकली ये उसका एंड पॉइंट और ये पूरा आपका यूआरएल है, ठीक है। जिसे आप पूरे को एपीआई बोलोगे, एंड पॉइंट ये चीज है बेसिकली, ये एंड में दिया, मतलब बाकी सारा सेम रहेगा, जस्ट ये चेंज होगा एक इस सर्वर पे। तो ये हमारे पास एक एपीआई है टॉप पे। अब इसके नाम से यहाँ पे कॉल गई है, इस पे आप क्लिक करो तो इसका एक हेडर के सेक्शन में आ जाओ। तो हेडर के सेक्शन में कुछ चीजें डिफाइन होती हैं, एक होता है जनरल का सेक्शन, एक है रिस्पॉन्स हेडर का सेक्शन, ऐसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर का सेक्शन, ये 3 सेक्शन जनरल होते हैं। तो पहला जो हमारा जनरल का, इसमें क्या होता है, हमारे पास उसका नाम होता है पूरा पूरा एपीआई का, एक उसमें मेथड होता है। मेथड यहाँ पे क्या है, गेट का है, ठीक है। मैंने यूजर का डाटा गेट किया, मतलब फेच किया, तो गेट का मेथड गया। यहाँ पे उसका स्टेटस है, ये हमारे पास स्टेटस मिलता है 200 से लेके 500 तक, ऑलमोस्ट आई थिंक 600 तक जाता है। तो ये स्टेटस कोड का हर एक का मतलब होता है कोई ना कोई, ठीक है। 200 आता है समटाइम जब ओके होता है सारा कुछ। तो ये जो ग्रीन सिग्नल है, मतलब क्या है कि ओके है हमारे पास, लेकिन इसका मैसेज है, हमें कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई 304 क्या चीज है। कुछ जनरल है वो हमें वैसे याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बेसिक चीज है, ये एंड पॉइंट, ये मेथड, ये इसका स्टेटस। यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर है, अगर कोई मैं कोई रिक्वेस्ट में कोई चीज रिक्वेस्ट एडिशनल भेज रहा हूँ, जिस तरह कि हमारे पास जब लॉगिन होते हैं तो हमारा कुछ एक टोकन वगैरह जाता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें बाय डिफॉल्ट जा रही होती हैं। तो ये भी हमारी एपीआई में ही चीजें इंक्लूड होती हैं, बट ये फ्री एपीआई है, मुझे जस्ट इसका ये एंड पॉइंट चाहिए। तो इसके हिट करने पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे किसी सर्वर से डाटा मिलेगा, यहाँ पे जो आ गया है। वैसे ही बाय डिफॉल्ट ऐसे नहीं होता, ये कुछ आपको अभी शायद इसको कॉल करेगा, ये कुछ मिलेगा आपको इस तरह। ये भी खैर मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज की हुई है, उससे ये ना इसको फॉर्मेट कर रहा है, जो कि कहते हैं जेसन। जेसन जेसन यहाँ पे एक एक्सटेंशन होगी, अ, शायद उड़ा तो नहीं दिया। यहाँ पे एक हमारे पास ये ना, इसको इसने फॉर्मेट किया हुआ है, वरना ये हमें जस्ट लाइक अ मिक्स चीज नहीं होती, वैसे नजर आता है सारा कुछ। तो ये हमारे पास डाटा है, अब ये मैंने गेट करना है, कैसे करूंगा, तो उसकी तरफ चलते हैं। ये एंड पॉइंट मैंने कॉपी कर लिया, एंड पॉइंट एक यूआरएल बोल लो या एपीआई बोल लो, मैंने ये कॉपी की, यहाँ से कॉपी करके अपने यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये सब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। अब एक बाय डिफॉल्ट हमें मेथड मिलता है एपीआई कॉलिंग का, वो क्या है, हमारा फेच का मेथड है ना? तो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसे पास कर दूंगा, सिंपल ये काम। अब मुझे इसकी आउटपुट देखनी है, आप देखोगे इस पेज पे आए, हमारा जो पेज था वो हमने उड़ा दिया शायद, पीछे आ गया। नहीं, यहाँ पे नहीं है, दोबारा रन कर लेते हैं टर्मिनल को। यहाँ पे 5000 को क्लोज करो, गो लाइव पे क्लिक करो, अगेन यहाँ पे रन हो गया। अच्छा, तो ये हमारा ब्राउजर है, अब इसमें इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल लगी हुई है, ऐसे ही है। जब ये फाइल रन होगी तो यहाँ पे ये फेच का मतलब क्या करेगा, इसे रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक। फेच का मेथड बेसिकली यूज होता है गेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट टूल में चलते हैं, नेटवर्क में चलते हैं। अभी यहाँ पे देखोगे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक कॉल जा रही है, ये कॉल गई, अब ये मेरे पेज से गई है, इस लोकल पेज जहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया, और यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, सेम वही चीजें मुझे दिखा रहा होगा जो कि वहां पे आपको दिखाई दे रही थी। इसे हम थोड़ा सा से करते हैं ओपन, तो यहाँ पे एक इसका एंड पॉइंट है, जिसके आपको जनरल में सारी वही चीजें मिल रही हैं। इस बार स्टेटस क्या है, 200 आया, ठीक है, मतलब ओके है। मेथड गेट का है, तो ये बैकएंड वो खुद जो हैंडल कर रहा है, जहां बनाई है वो दे रहा है हमें, ये इसका एंड पॉइंट है। एक इसका आता है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, डाटा मिलता है। तो यहाँ तक अभी रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे यहाँ पे लेके आना है, ये हमें डेवलपमेंट टूल में दिख रहा है। तो मैं एपीआई को टेस्ट मैंने कर लिया, ओके है, प्रीव्यू में सारा डाटा आ रहा है, रिस्पॉन्स में आ रहा है, हेडर में सब कुछ ठीक है। अब इसको हमने कैसे इसमें लेके आना है, तो उसकी तरफ चलते हैं।
तो अभी मैं एक बनाता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन लूंगा, इसका नाम क्या है, यूजर गेट कर रहा हूँ ना, यूजर्स डाटा करके मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया और मैंने कहा कॉस्ट, यूजर के नाम मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो मतलब क्या है कि जब ये यहाँ से फैच होगा तो फैच होके हमें यहाँ पे मिलेगा डाटा, सिंपल, इस वेरिएबल के अंदर। बट अभी इतनी सी चीज नहीं है, अभी कुछ और चीजों का जानना जरूरी है, उसमें चलते हैं। तो यहाँ पे यूजर को मैंने कंसोल करवा लिया, तो आपको दोबारा मैं इसको डेवलपमेंट टूल को वैसे ही लेके आता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे आए, इसे कुछ ऐसे किया, यहाँ पे कुछ ऐसे, और इसे यहाँ पे होता, इसके चलते डेवलपमेंट टूल है। तो कंसोल में आपको क्या करेगा, कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो इसे मैं करता हूँ, बनाता हूँ इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, जो कि मैंने बात की थी। तो ये अब जैसे ये पेज लोड होगा वैसे ही हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब याद होगा हमने सिंक्रोनस के अंदर हैंडल करने के लिए एक वेज पढ़े थे, एक प्रॉमिस होता है, एक कॉल बैक होता है, एक असिंक का वेट होता है। अब प्रॉमिस क्या है, यहाँ पे हमारा एक, हमें बाय डिफॉल्ट वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, इसकी 3 स्टेट्स होंगी। सो प्रॉमिस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी 3 स्टेट्स होती हैं, या तो फुलफिल्ड है जैसा कि अभी है, फुलफिल्ड का मतलब क्या, डाटा इसे सक्सेसफुली मिल गया। एक होगा हमारे पास पेंडिंग का केस, जब उसे डाटा नहीं मिलता, रिक्वेस्ट जा रही है, सर्वर चेक कर रहा है, उस टाइम तक इसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा। फिर आता है अगर सर्वर को डाटा नहीं मिला, उसे कोई चीज रिक्वायर्ड थी जैसा कि उसकी ऑथेंटिकेशन, तो फिर भेजेगा रिजेक्टेड। तो इसकी 3 स्टेट होंगी, फुलफिल, रिजेक्टेड या पेंडिंग। तो यहाँ पे अभी जो हमारे पास दिखा रहा है, ये एक प्रॉमिस दिखा रहा है जो कि ऑब्जेक्ट है जिसकी स्टेट है, इस रिस्पॉन्स में डाटा मिल जाएगा कहीं ना कहीं जाके, जो कि यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है ओके का, यहाँ पे ये कोड भी दिखा रहा है आपको इसका जो होता है ओके का, यहाँ पे यूआरएल दिखा रहा है हमें, यहाँ हेडर कुछ था ही नहीं तो एम्प्टी दिखा रहा है, ये बॉडी में हमारा डाटा कहीं ना कहीं पड़ा है जो कि हमें इसे भी कन्वर्ट करना होगा। सो ये हमें जो आया, इसे हमें कन्वर्ट करके जेसन में लेके आना है। जेसन क्या है, आपको याद होगा मैंने पहले भी जिक्र किया था, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है डाटा की कम्युनिकेशन का, इस क्लाइंट से जिस टाइम हमारा जाएगा सर्वर पे उसमें, और जब सर्वर भेजेगा तो वो जेसन में भेजता है। जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हमें डाटा भेजते हैं। तो कम्युनिकेशन जो हमारी होती है बैकएंड की और फ्रंट एंड की, वो जेसन के साथ होती है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं है, एक स्टैंडर्ड वे है जेसन का जिसमें हम करते हैं। तो जेसन में कन्वर्ट करने पड़ेगा हमें इसे, सिंपल ये काम है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आया, मैं इससे आगे एक देन का मेथड लगाऊंगा, डॉट देन, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, मेरे से एक एरो फंक्शन लेगा, एरो फंक्शन यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, जिसे मैं फिलहाल कहता हूँ कि यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स है, और रिस्पॉन्स में करेगा एक जेसन को कॉल करो। जेसन एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस जावास्क्रिप्ट में, जैसा कि डॉक्यूमेंट एक ग्लोबल था ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाला, तो जेसन भी एक ग्लोबल है, इसमें करना है मैंने इसे कन्वर्ट करना है। जेसन ये आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, उस ऐसे करके जेसन डॉट या डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देंगे, होपफुली ये काम करेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जो ये पैरामीटर पकड़ा ना, इसको यहाँ पे मैंने क्या करना है, पास, या अभी हमें दिखेगा नहीं, मैं इसको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कंसोल के अंदर, मैं इसे गेट करता हूँ कट करके, और यहाँ पे लेता हूँ एक कंसोल लॉग, और यहाँ पे पास कर, सिंपल। इसे ब्रेक करते हैं, तो इसे डॉट को यहाँ पे इंटर कर दो तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ हटा दो। सो अभी इसका सिंटैक्स सेम वैसे ही चलेगा। तो यहाँ पे देन का मेथड कॉल हो रहा है, अब यहाँ पे मैं इस रिस्पॉन्स को हटा रहा हूँ। सो हमें इस फेच के अंदर यहाँ पे लाइन नंबर 92 से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है। मैं दोबारा आया, यहाँ पे फिलहाल क्या दे रहा है मुझे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे रहा है ना। अब एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों दिया, ये भी एक चीज है, ठीक है। तो अब इसके तरफ चलते हैं आगे। अब यहाँ से हमने जो बात की है, इसमें हैंडल करने के लिए हम डिफरेंट यूज करेंगे, हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का जो बिहेवियर है वो भी हमें यहाँ पे देखना होगा। सारी चीजें आज कवर नहीं करेंगे, सिंपल से इसको जितना सिंपल रख सकते हैं उतना ही रखेंगे। अगर मैं फिलहाल रिस्पॉन्स को यहाँ पे क्या करवा दूं, कंसोल करवा दूं, तो आपको ये रिस्पॉन्स दिखा रहा है, ठीक है।
जहाँ पे ओपन करोगे अगेन एक ऑब्जेक्ट है और एज इट जो पहले मिल रहा था वही आपको मिल रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई क्या करता हूँ, जेसन में इसको कन्वर्ट कर दो, ये भी वही काम करेगा। अभी कह रहा है कि भाई जेसन इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे प्रॉपर डिफाइंड चीज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फिर इसको इसमें ले आता हूँ, ओके ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको पास कर लेता हूँ। कह रहा है कि भाई जेसन डॉट पार्स, ओके रिफ्रेश करो एक दफा यहाँ पे। सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टेकन, टोकन क्यों अनएक्सपेक्टेड है ये देखना पड़ेगा अब इसको। ओके कोई मसला नहीं है, हम इसके डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, इसने पास कैसे किया है। तो एक एपीआई का एक अपना हैंडलिंग वे होता है वैसे तो, लेकिन दोबारा मैं जेसन प्लेस होल्डर पे आ रहा हूँ, यहाँ बैक में उसकी वेबसाइट पे जाना है मैंने, ये डायरेक्ट मुझे उसके वहां पे लेके जा रहा है, तो यहीं पे हमें उसका वे मिल जाएगा। मैं डॉक्यूमेंटेशन में आया, यहाँ पे हमें कह रहा है कि भाई ये रहा, वो कह रहा है कि रिस्पॉन्स को जैसे हमें कन्वर्ट करना है कि एज अ फंक्शन कॉल करना है, हम उसको उसके अंदर क्या कर रहे हैं एज अ पैरामीटर भेज रहे हैं, तो हम ये गलती कर रहे हैं। कोई मसला नहीं है, हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके इसे दोबारा रिडिफाइन करते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई कंसोल ही रहेगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स है इसको जेसन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और एक फंक्शन होगा सिंपल। अभी यहाँ पे इसे मैंने कॉल किया, इसका सिंटेक्स ठीक करते हैं, सिंटेक्स एरर दे रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ये एरर आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिखा होगा या गड़बड़ की होगी। अभी ठीक है, सो अभी रन हो रहा है, तो अगेन हमें एक प्रॉमिस मिल रहा है, और प्रॉमिस क्या है, सक्सेसफुली। इस दफा आप यहाँ पे देख रहे हो रिस्पॉन्स नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरे 10 अरे मिल रही है जिसमें डाटा मिल रहा है, तो हमारा वो डाटा जो रिस्पॉन्स का था वो सक्सेसफुली क्या हो गया, कंपाइल हो चुका है यहाँ पे जेसन में, है ना। अगेन आपको ये डाटा चाहिए तो फिर क्या करोगे, अगेन देन का मेथड लगाओगे और यहाँ पे आके आप करोगे एक एरो फंक्शन पास डाटा, और ये एरो फंक्शन में आप अगेन करवा लोगे डाटा को कंसोल, सिंपल। तो यहाँ पे आपको डाटा मिल जाना चाहिए जो भी कुछ होगा उसमें। सो सिंपल, मुझे अभी यहाँ कंसोल की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूँ कंसोल को यहाँ से, और यहाँ पे इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी अभी, ठीक है। अब देखेंगे पहले दिन में क्या किया मैंने, पहले दिन में कर रहा हूँ उसको कन्वर्ट जेसन के अंदर, और जेसन के बाद मैंने डाटा क्या किया, देन में गेट हो गया, तो ये मेरे पास वो डाटा है जो एपीआई से आ चुका है। ये वो एपीआई थी जो हमने वहां पे देखी थी जब मैं हिट कर रहा था इसके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास ये कंसोल में डाटा आ गया डायरेक्टली, जैसे हम देख सकते हैं इन सिंपल। तो अभी जो डाटा है ये मैंने यहाँ पे फेच के थ्रू, फेच का है बाय डिफॉल्ट मेथड है हमारा जावास्क्रिप्ट का, जो कि एपीआई का डाटा गेट करने के लिए यूज होता है। आपने अभी फर्स्ट टाइम देखा है, इसमें अभी और सिनेरियोज हैं, इसको अभी हम हैंडल करेंगे असिंक अवेट के साथ। इसमें दोबारा हमारा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का बिहेवियर वो आगे जाके आएगा। अभी मैंने इसको बहुत सिंपल रख के इसको गेट करके दिखाया है, बट अभी मैं थोड़ा सा अप्रोच चेंज करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो ये हमें अनडिफाइन करना शुरू कर देगा। तो मैंने इसलिए पहले टेस्ट किया था कि वो डाटा आ गया सक्सेसफुली कॉल करके नेटवर्क टैब में, हाँ। उसके बाद में जब इसे अपने ब्राउजर पे मैप वगैरह करवाऊंगा मुझे अनडिफाइन देगा, और अनडिफाइन को मतलब क्या है, एग्जीक्यूशन कर रहा होगा लेकिन आगे निकल जाएगा, डाटा तब तक मिला नहीं होगा उसे। तो इस केस में क्या करेंगे, हम असिंक अवेट तरफ जाएंगे, जिसे आज हैंडलिंग करेंगे तो इसे यहीं तक रखेंगे। जो कल की क्लास है उसमें हम ईपीआई हैंडलिंग को सीखेंगे असिंक अवेट के साथ, और इसके डाटा को अभी तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, सिंपल यहाँ पे दिखाया, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे मैप करके दिखाएंगे अभी, डन है। सो होपफुली जो आज हमारा मेन एजेंडा था, जिसमें हमने पढ़ना क्या था कि हमने जानना था कि हमारे पास आईआईएफई क्या होता है, जनरेटर्स क्या होते हैं, किस तरह काम कर रहे होते हैं। इसी तरह उससे पहले हमने टॉप पे ट्राई और कैच की बात की थी, एरर हैंडलिंग की। अब ये जो सब आज पढ़ चुके हैं वही सारा इसमें हमारा इम्प्लीमेंट होगा। जैसा कि हमने आईआईएफई को तो अभी इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अभी ट्राई कैच के साथ असिंक अवेट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना बाकी है, वो हम कल क्लास में देखेंगे, और डिफरेंट ईपीआईज को हिट करके देखेंगे। फिर यहाँ पे एक ये काफी अजीब सा बिहेवियर था, बार बार देन लगाना पड़ा, तो उससे बचने के लिए भी हम एक थर्ड पार्टी पैकेज जो यूज करेंगे वो होता है एक्सियस। कोई उसे एक्सियस बोल रहा होता है, कोई एक्सिस बोल रहा होता है, प्रोनाउंसिएशन जैसे भी कर लो, कोई मसला नहीं है उसका। तो हम एक्सिस की तरफ जाएंगे और उसके साथ ईपीआई हैंडलिंग को सीखेंगे। वो एक स्टैंडर्ड पैकेज है जो कि ईपीआई हैंडलिंग में यूज होता है।
वो बाय डिफॉल्ट आपको जेसन में रिस्पॉन्ड को देता है कन्वर्ट करके, तो काफी हेल्पफुल है ईपी हैंडलिंग में आपके। ओके जी, सो इस क्लास को रखते हैं यहीं तक। तो अभी कोई माइंड में किसी के सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मिलेंगे कल की क्लास में 9